कमला देर शाम सुषमा के घर आती है तो देखती है सुषमा खाट पर लेटी हुई बीड़ी पी रही है। अरे राम रे राम, सुषमा ये क्या कर रही है तू? और तेरी बहू नहीं है क्या घर में, जो खाट पर पड़ी पड़ी सुट्टा लगा रही है? अरे तुझे किसी ने बताया नहीं? ये सुट्टा नहीं, जहर है। जहर किसी दिन यही तुझे सुड़क जाएगा। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है। वैसे तू अपना बता, यहाँ किस काम से आई है? मुझे तो ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे जैसे खुद पी ही नहीं हो कभी बीड़ी। ला मुझे भी दे, जब इतनी बदनाम हो ही गई हूँ तो पी ही लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता था तू भी अपनी बहू से चुरा कर यहाँ सुट्टा ही मारने आई है। हाँ, तुझे जब पता है तो इतना सवाल जवाब क्यों करती है? वैसे तो तुझे क्या ही काम है? तेरी बहू अभी कड़ी चावल बेच कर आएगी तो उसमें से बचा कुचा ही तुम लोग खाओगे। हाँ, अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही। ऐसे बर्बाद भी तो नहीं कर सकते ना अन्न को हम। वैसे कमाई तो तेरी बहू अच्छा खासा कर रही है, बेटा भी मेहनत मजदूरी कर ही रहा है, और तू है जो मुफ्त की रोटी के साथ साथ ये मुफ्त का सुट्टा मार रही है। अरे सुषमा, कुछ तो शर्म कर ले। ना ही मुझे इस उम्र में शर्म बची है और ना ही मुझसे अब काम किया जाएगा, तो मैंने भी सोचा जो कि 4 दिन की जिंदगी बची है उसे आराम से ऐश मौज में क्यों ना काट दूं। कमला और सुषमा ये बातें कर ही रही होती हैं तभी सुषमा की बहू रिंकू अपनी कड़ी चावल की रेड़ी लिए घर आती है। ये ले, आ गई तेरी बहू। मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। अरे बहू, आ गई तू? रुक, मैं अभी आती हूँ सामान उतरवाने। क्या हुआ तेरे चेहरे को, क्यों इतना उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज तो कड़ी चावल बिके ही नहीं है, न ही पैसे निकल पाए और नुकसान अलग से हो गया। अरे बहू, तुझे हिसाब से कड़ी चावल बनाने चाहिए थे ना। वैसे मैं तुझे पहले से ही कह रही हूँ, तू ये कड़ी चावल ही चेंज कर दे, क्योंकि लोग भी काफी समय से एक ही चीज खा खा कर बोर हो गए हैं। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो। लोगों को एक ही स्वाद से नफरत हो गई है, लेकिन मैं दूसरा और क्या बनाऊं, ये भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहू, राजमा चावल बना ले, पूरी सब्जी बना ले, छोले भटूरे बना ले, या फिर वड़ा पाव, पकोड़े, समोसे, इतना कुछ तो बता दिया। जो तुझे सही लगे वो बना ले, लेकिन इस कढ़ी चावल को बदल, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन कुछ और लगाने के लिए सोचना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ तो ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब तेरा काम है अपने काम को बेहतर बनाना। रिंकू अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा ही रहा तो बची कुची जमा पूंजी भी चली जाएगी और रोज ही नुकसान झेलना पड़ेगा। उसे जो करना है जल्दी ही करना होगा। अब अगले दिन सुबह सुबह जब रिंकू लाला की दुकान पर जाती है तो उसे लाला की पत्नी लैला मिल जाती है। अरे रिंकू बहन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। हाँ, बस सुबह से शाम तो दुकान पर ही हो जाती है, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाता, और दुकान का सामान लेने माँ जी ही आती हैं। हाँ वो तो है बहन, अब कमाए नहीं तो खाएंगे कहाँ से? वैसे अंडा कड़ी की दुकान लगाती हो ना तुम? जी नहीं, कड़ी चावल की दुकान लगाती हूँ। वैसे अंडे चावल की दुकान भी अच्छी लगेगी। मैंने सोचा अंडे कड़ी की दुकान है, मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि अंडा लेना होता तो मेरी दुकान से सही दामों में अंडा मिल जाता। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर कभी मैंने अंडे चावल की दुकान लगाई तो आपको जरूर कहूँगी। रिंकू को तो बस लाला की पत्नी लैला से एक नई डिश के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगले ही दिन रिंकू अंडे चावल की दुकान खोल लेती है। अरे गर्मा गर्म अंडा चावल खा लो, एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा। गर्मा गर्म अंडा चावल। अरे क्या बात है बहन, कल तो कड़ी चावल चल रहा था, अब अचानक क्या हुआ जो ये अंडे चावल की दुकान लगा ली? लेकिन ये अंडा आप लाती कहाँ से है? वो क्या है ना, आज ही आपने अंडे चावल की दुकान लगाई है, वहीं दूसरी तरफ लाला जी की दुकान से कोई अंडे चोरी करके ले गया है। अरे दैया रे दैया, ये तो गलत हो गया। मुझे तो अभी अभी तुमसे ही पता चला है। जहाँ एक तरफ रिंकू के पहले ही दिन अंडे चावल की बिक्री अच्छी होती है, वहीं दूसरी तरफ लाला की दुकान में अंडे के चोरी की खबर गांव वालों को लगती है। सुषमा, सुना है तेरी बहू ने अंडे चावल की दुकान लगाई है, कड़ी चावल छोड़कर। वैसे सच बता, इस दुकान को लगाने में तुम सास बहू ने कितना झोल किया है? ये ले, तू भी सुट्टा मार ले, मुझे पता है तो इसीलिए ही यहाँ आई है। ला दे, देख मैं यहाँ सुट्टा मारने से ज्यादा
जानने आई हूँ कि लाला के अंडे की दुकान में चोरी किसने की। देख सुषमा, मैं भी कमला हूँ और तू तो जानती है मेरी नजर चील की नजरों से भी ज्यादा तेज है। अच्छी बात है, तो जाकर पता लगा ही ले कि किसने चोरी की है लाला की दुकान से अंडे की। और हो तो ये भी सकता है कि लाला ने खुद ही अंडों को छुपा कर झूठ बोला कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं। और तू भी ये जानती है कि हमारा और लाला का पिछला हिसाब किताब बाकी है। वो मुझे और मेरी बहू को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये ले सुषमा, 555 बीड़ी का बंडल मुझे लाला की दुकान से मिला है। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अरे ला दे, मेरा ही गिर गया होगा। बहू को मैंने बोला था कि संभाल कर रख ले, और सुबह से इसे ही ढूंढ रही थी मैं, मिल ही नहीं रहा था, नया लाना पड़ गया। क्या बात है सुषमा, अपने मुंह से बक दिया ना कि लाला की दुकान से अंडा चोरी तुम सास बहू ने ही किया है। ये मैंने क्या बक दिया? देख कमला, तू तो अपनी है और तू तो जानती है कि उस लाला में कितनी अकड़ है। बस उसकी अकड़ को कम करने के लिए सबक सिखाया। उस दिन देखा नहीं कैसे तुझे बीड़ी नहीं दे रहा था उधार। देख, मैं तो तेरी अपनी जबी बनती हूँ ना जब तुझे कुछ काम होता है, उससे पहले तो तू मुझे पूछती भी नहीं है। देख, तू जो कहेगी मैं तेरी सारी बातें मानूंगी। तू कहे तो मैं तेरी बहू को तेरे और रामलाल के चक्कर के बारे में भी नहीं बताऊंगी। अच्छा याद दिलाया तूने। तू ही ने तो मेरी बहू के कान भरे हैं ना। तूने ही कहा था ना उसे कि मैं रामलाल के साथ बीड़ी पीती हूँ। अरे अब तो मुझे भी वो रामलाल भाव दे रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही तुम दोनों को एक दूसरे की बीड़ी सुड़कते हुए देखा, तभी मैंने तेरी बहू को सब बता दिया। चल ठीक है, तू इतना गिड़गिड़ाने में लगी है तो मैं नहीं कहूँगी किसी से, लेकिन मुझे रोज शाम अंडा चावल चाहिए होगा। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तभी तो कहूँ ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। चल ठीक है, रोज शाम तुझे अंडे चावल मेरी तरफ से भीख में। लाला के अंडे तो दोनों सास बहू ने चुराए थे। जहाँ एक तरफ लाला अपने दुकान में अंडों की चोरी हो जाने से रोध हो रहा था, वहीं रिंकू के अंडे चावल की दुकान अच्छी खासी चल पड़ती है। पहले ही दिन रिंकू की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब देर शाम जब रिंकू घर आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। जितने अंडे लेकर गई थी ना, सबके सब बिक गई माँ जी। अरे बहू, थोड़ा तो बचा लाती। तुझे पता भी है हमारी चोरी के बारे में कमला को सब खबर है, और उसने ये बात अपने तक रखने के लिए रोज अंडा चावल की भीख मांगी है। अरे तो आप क्यों मान गई? आने दो, उनकी खबर तो मैं लेती हूँ। चलो माँ जी, ये सब छोड़ो और कल के अंडे चावल का इंतजाम किया जाए। आज की कमाई देख के तो दिल खुश हो गया बस। और लाला से भी अपना पुराना बदला पूरा हो गया। कहते लाला ने उधारी के राशन में 2000 ज्यादा पैसे लिए थे हमसे। हाँ, तभी तो मैंने ठान लिया था मैं भी अपने पैसे वसूल करके रहूंगी। रिंकू की कड़ी चावल की दुकान के बाद अंडे चावल की दुकान चल पड़ती है, जिससे दोनों सास बहू को अच्छी खासी कमाई होने लगती है। पूनम गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। पूनम एक बार खाना बना रही होती है, तभी पूनम की माँ सरिता आती है और पूनम से कहती है, अरे पूनम बिटिया, ये का बनाया है तूने? माँ, हमने तो आज लिट्टी चोखा बनाया है। बड़े दिनों से मन हो रहा था लिट्टी चोखा खाने का, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब जाके समय मिला तो बना दिया हम लिट्टी चोखा। बिटिया, हम तुमको कितनी बार समझाए हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी शहर में। दिल्ली कितना बड़ा शहर है और शहर का रहन सहन तुझे सीखना पड़ेगा। माँ, हम भी कितनी बार कहे आपको कि शादी में भी बहुत ही समय है, और तब तक हम जो भी खाना चाहते हैं ना, वो हमें खा लेने दो ना। क्या पता शादी के बाद कुछ ऐसा खाने को मिले भी या नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं, अगर तू यही सब बनाती रहेगी तो वहाँ भी यही बनाएगी, और फिर अगर तुझे किसी ने कुछ कह दिया तो तुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। अभी समय है, थोड़ा तौर तरीका सीख लो। कम से कम तेरे ससुराल वालों को ये ना लगे कि गांव की गवार ले आए हैं हम। माँ, आपने हमको गवार कैसे कहा? अरे हम +2 किए हैं, गांव भर में हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है का। अरे किस्मत तो उन लोगों की अच्छी है जिसके घर की हम बहू बनेंगे। ये तो है, लेकिन किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना। शहर के तौर तरीके अभी से सीख लेगी तो तुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, और ना ही तुझमें कोई कमी निकाल पाएगा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम सीख लेंगे। पूनम अपनी माँ से काफी सारी बातें करती है। कुछ दिनों के बाद पूनम की शादी वाला दिन भी आने लगता है। घर में काफी रौनक होती है, और फिर पूनम के अंकित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद पूनम अपने ससुराल आती है। पूनम की सास उमा पूनम से कहती है, मेरे पति की इच्छा थी कि मेरी बहू गांव से आए,
इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी के लिए तुझे पसंद किया। लेकिन बहू, अब तुझे भी ये ध्यान रखना होगा कि अब तू गांव में नहीं बल्कि शहर में है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें शहर की पूरी समझ है। हम? और कौन कौन आया है तेरे साथ? तुझे पता है ना कि बहू की विदाई होती है। अरे माँ जी, हमारे कहने का यही मतलब है कि हमें सब समझ है, आप चिंता मत कीजिए। बहू, अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ये शहर है, कोई गांव नहीं। अगर तूने यहाँ पर हम करना शुरू किया तो लोग यहाँ पर तेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तू अपनी इस आदत को सुधार ले, तेरे लिए वही अच्छा होगा। माँ जी, अब हमारी इतने सालों की आदत है, एक ही दिन में तो सुधर नहीं जाएगी ना। नहीं सुधर सकती है तो कोशिश करने लग जा, क्योंकि ये दिल्ली है, कोई गांव नहीं। उमा की बातें सुनकर पूनम अब खुद को सुधारने की कोशिश भी करती है। कुछ दिनों के बाद अंकित ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और सीधा पूनम के पास रसोई में जाता है। पूनम, तुम क्या कर रही हो? आपको दिखाई नहीं देता का? हम यहाँ बर्तन धो रहे हैं। लेकिन एक बात आप हमें बताओ कि आप आज घर जल्दी कैसे आ गए? आपके दफ्तर वालों ने क्या आपको भगा दिया वहाँ से? नहीं नहीं, मुझे कोई भगा नहीं सकता। वो तो मैं यहाँ आज जल्दी तुम्हारे लिए आया हूँ। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और अब तक मैं तुम्हें कहीं घुमाने तक नहीं लेके गया। तो आज आप हमें कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओगे? हाँ बिल्कुल, अब जाओ, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और फिर हम दोनों घूमने चलते हैं। अंकित और पूनम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अंकित पूनम को एक फास्ट फूड की दुकान पर लेकर जाता है और पूनम से कहता है, चलो पूनम, आज मैं तुम्हें यहाँ के फिंगर खिलाता हूँ। यहाँ के फिंगर बहुत ही फेमस हैं, तुम्हें बहुत ही अच्छे लगेंगे, तुम देखना जरूर। फिंगर? अरे आप लोग शहर वाले उंगलियाँ खाते हो का? नहीं नहीं अंकित जी, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम किसी की उंगली नहीं खा सकते। अब हमें यहाँ से जल्दी लेकर चलो। तुम भी ना पूनम, तुम थोड़ी सी पागल हो गया। अरे फिंगर उंगलियां ही तो होती हैं, लेकिन दिल्ली में आलू को फ्राई किया जाता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसे भी फिंगर कहते हैं। दिल्ली में तो सब लोग उल्टा ही बोलते हैं। अरे आलू को आलू कहने में कौन सी शर्म आती है? बताओ, आप लोग भी ना अजीब ही हो। हमें तो +2 में यही पढ़ा था कि फिंगर माने उंगलियां होते हैं। अंकित पूनम को फास्ट फूड में काफी कुछ खिलाता है और जो भी खिला रहा था वो सब पूनम को काफी अच्छा लग रहा था। अरे अंकित, ये सब तो सच में बहुत ज्यादा स्वाद है। तभी हम कहे कि सब लोग दिल्ली के फास्ट फूड की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अरे भाई, अच्छे इतने होते हैं कि हर कोई तारीफ ही करेगा ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा। अरे अंकित जी, हम वो मोमोज थोड़े और खा सकते हैं का? का है ना, हमारा मन नहीं भरा है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज जल्दी घर इसीलिए तो आया था कि तुम्हें अलग अलग चीजें खिलाऊं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो खाओ। पूनम काफी कुछ खाती है और कुछ देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन एक बार फास्ट फूड खाने के बाद तो पूनम का मन ही नहीं भर रहा था। अगले दिन पूनम अपनी सास को कहती है, माँ जी, का है ना, आज हमारा दिल्ली का फास्ट फूड खाने का बहुत ही मन कर रहा है। तो क्यों ना आज हम कहीं बाहर से फास्ट फूड ही खा कर आए। आज खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है हमारा। लगता है बहू, अब तुझे भी दिल्ली की हवा लग गई है। दिल्ली का फास्ट फूड किसे नहीं पसंद है। मेरे लिए तो अच्छा ही है कि तूने भी फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। अब तक मैं अकेले खाती थी, लेकिन अब मुझे साथी मिल गई है। जी माँ जी, हमें तो फास्ट फूड इतना ज्यादा पसंद आया ना कि हम एक बार में ही 3-4 प्लेट खा ही गए। चल बहू, फिर मैं तुझे आज फास्ट फूड खिलाकर लाती हूँ। पूनम अब अपनी सास के साथ भी फास्ट फूड खाने जाती है। पूनम धीरे धीरे हर रोज ही फास्ट फूड खाया करती। कई बार तो एक हफ्ते तक घर में खाना ही नहीं बनाती और बस उसके साथ बाकी सब भी फास्ट फूड खाते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पूनम अपने कमरे में बैठी खुद से बात करते हुए कहती है, वो जो माँ जी की सहेली विमला काकी ने चाप खिलाई थी ना, वो तो कितनी बढ़िया थी। मन कर रहा है कि आज ही कहीं से वो वाली चाप लेकर आऊं और खा जाऊं। कोई बात नहीं, माँ जी को कहती हूँ कि आज हमारा चाप खाने का बहुत ही मन है। पूनम तुरंत ही अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, उक्का है ना, कल आपकी सहेली चाप लाई थी ना, चलिए ना आज हम वही खा कर आते हैं। अरे बहू, अब बस भी कर। तू कितना फास्ट फूड खाने लगी है। तुझे ये सब भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये सब खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेकार होता है। अरे माँ जी, हम गांव का घी खाए घी। हमारी सेहत तो पहले से ही बहुत ही अच्छी है। ये शहर का फास्ट फूड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चलिए ना हमारे साथ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अब तू मेरी बात मान और कहीं मत जा।
उमा पूनम को बाहर जाने से मना कर रही होती है। तभी वहाँ विमला आती है। अरे उमा, क्या हुआ? तू अपनी बहू को किस लिए मना कर रही है? मेरी बहू को दिल्ली के फास्ट फूड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। अब तो इसे हर रोज ही फास्ट फूड खाना होता है। कल तूने इसे चाप खिलाई तो आज इसका फिर से वही खाने का मन कर रहा है। वो तो थी भी इतनी अच्छी। मेरा खुद मन कर रहा है कि दोबारा जाकर चाप खाऊं। काकी, हम भी चले का आपके साथ? नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं यहाँ अपनी बहू को यही समझा रही थी कि बाहर का मत खाया कर, और तू इसे ले जाने आ गई। माँ जी, हमारा तो बहुत मन है, हम जल्दी से आते हैं। पूनम विमला के साथ चाप खाने चली जाती है। कुछ ही देर के बाद पूनम चाप खाकर घर आती है तो उसे बार बार उल्टी रस होने लगते हैं। धीरे धीरे पूनम की हालत खराब हो जाती है। उमा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर बताते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, शायद इन्होंने कुछ गलत खा लिया है। बहू, देख लिया ना तूने अब कि मैं तुझे क्यों मना कर रही थी फास्ट फूड खाने के लिए। माँ जी, गलती हो गई हमसे, तो कान पकड़ते हैं, अब कुछ नहीं खाने वाले हम। पूनम की तबीयत खराब होने के बाद अब तो पूनम दिल्ली का फास्ट फूड खाना बिल्कुल छोड़ देती है। सुरीली अपनी जेठानी नीलम के साथ बाहर हॉल में बैठकर मटर छील रही होती है। तभी रसोई से निधि के चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी, ये तो निधि की आवाज है। निधि इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना दीदी? सुरीली, ये तो रसोई में जाकर ही पता चलेगा। जल्दी से रसोई में चलो। नीलम और सुरीली दोनों रसोई में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर निधि के पल्लू में आग लगी होती है। नीलम तुरंत पानी से भरा जग निधि के पल्लू पर डालकर आग बुझा देती है। बहू, क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? और तू ठीक तो है ना बहू? तू कहीं से जल तो नहीं गई ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहू, अब हमें ये भी बता दे कि आखिर ये आग कैसे लगी रसोई में? चाची जी, मैं सबके लिए सलाद काट रही थी और गैस पर सब्जी हो रही थी। पता नहीं कहाँ से कौन सी हवा चली कि मेरा पल्लू सीधा चूल्हे पर चला गया और पल्लू में आग लग गई। तो बहू, तू देखकर काम किया करना। अभी अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हमारे बारे में भी तो सोचा कर। अरे तुझे इस घर में आए हुए इतना टाइम हो गया है और तू कुछ भी ठीक से करना सीखी ही नहीं। मुझे ना अब कुछ करना ही नहीं है। अरे मैं कितना भी अच्छे से खाना बना लूं, आप लोगों को कभी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। अब से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अब आप लोग खुद बनाओ और खुद खाओ। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे हम तुझे गलत सही के बारे में नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? और इस घर की तू बहू है, अगर तू ही काम करने से मना कर देगी तो काम कौन करेगा? माँ जी, घर की बहू हूँ मैं, यही सोचकर मैं घर के काम करती हूँ। लेकिन बाकी सबको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। मैं प्यार से सबके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता मेरी। अगर तारीफ लायक खाना बनाएगी तो तारीफ मिलेगी ना। देख बहू, हमारी जॉइंट फैमिली है, मैंने भी सब कुछ संभाला है, सुरीली ने भी सब कुछ संभाला है, इसलिए हमें लगता है कि तुझे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दीदी, आप भी ये क्या बहू को इतना सुना रही हैं? अरे गलती हो गई, सबसे हो जाती है। मैं भी जब शादी करके आई थी तो मुझसे भी तो गलतियाँ होती थी। मैंने भी तो समय के साथ ही सीखा है ना। तुमने सीखा तो, लेकिन यहाँ तो बहू कुछ सीखना ही नहीं चाहती है। हर काम में बस मुंह ही बनाती रहती है। कुछ भी कहो, इसे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे कल को इसकी देवरानी आएगी तो वो क्या सीखेगी? हाँ, मैं मुंह बनाती हूँ क्योंकि मुझे अब इतना करना ही नहीं है। अब आप कोई कुक बहू ही ले आओ अपने लिए, जो आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाए। रसोई के बाहर के काम मैं ही कर लूंगी। निधि इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। निधि की बात सुनने के बाद नीलम और सुरीली उसे कुछ कहते ही नहीं और वो दोनों खुद ही सारा खाना बनाने लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे विमला, क्या हुआ? आज तो बहुत दिनों बाद दर्शन दे रही है। मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या तुझे, जो तूने आना जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया? अरे दीदी, विमला कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी, तभी नहीं आई। देख लो सुरीली बहन अपनी जेठानी को, पड़ोसियों की कोई खबर नहीं है। ऊपर से मुझसे ही शिकायत लगा रही है कि मैं नहीं आती। मुझे तो बहुत बुरी लगी नीलम बहन की ये बातें। अरे क्या विमला, तू भी ना इतनी इतनी बातों को दिल से लगाती है। अरे गलती माफ कर दे, गलती हो जाती है सबसे। तू मायके नहीं गई अपने? अच्छा चलो ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे अभय के लिए मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बहुत ही संस्कारी है
अरे काम में तो एकदम निपुण है, कहो तो बात आगे चलाऊं। अरे नहीं नहीं, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी जॉइंट फैमिली को संभाल ले। बड़ी बहू तो अब तक हमारे घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाई है, अगर ऐसी ही छोटी बहू आ गई तो दोनों ही दिक्कत होगी। अरे वो लड़की बहुत ही सीधी और संस्कारी है, उसे परिवार संभालना आता है, उसका परिवार भी जॉइंट फैमिली वाला है। यहाँ तक कि लड़की कुक है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। दीदी मुझे लगता है कि हमें एक बार लड़की और उसके परिवार वालों से मिल लेना चाहिए। क्या पता ये लड़की हमारे अभय के लिए बनी हो। मुझे तो जितना उसके बारे में पता चला है वो ठीक ही लग रही है। विमला की बताई हुई लड़की नेहा से सब लोग मिलने जाते हैं। दोनों परिवार को ही एक दूसरे का परिवार अच्छा लगता है। नेहा और अभय भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छे मुहूर्त पर उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नेहा सब कुछ संभालने लगती है और खाना तो वो बहुत ही अच्छा बनाती है, क्योंकि कुक बहू जो थी। ऐसे ही एक दिन सुरीली सबके आगे नेहा को सोने का हार पहनाते हुए बोलती है, नेहा बहू, तूने अपने परिवार को तो अच्छे से संभाला ही है, लेकिन मैं तो ये हार तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में एक कुक बहू आ गई है। माँ जी, मैंने अपने कुकिंग के प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाया, घर की परेशानी की वजह से। मेरे मायके में तो कोई खास मेरे खाने की तारीफ ही नहीं करता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए था। माँ जी, चाची जी, आपने इतने समय में मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसा कीमती दिया। नेहा को आए हुए बस अभी 1 महीना हुआ है और आपने उसे इतना कीमती हार दे दिया। बहू, इंसान अपने व्यवहार से ही लोगों का दिल जीतता है, और अगर व्यवहार ना अच्छा हो तो खाने से तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन तेरा ना व्यवहार अच्छा है, ना तुझे अच्छा खाना बनाने आता है, ये तुझे भी पता है। लेकिन अब तक तो मैं सब कुछ कर रही थी, वो तो आपने नहीं देखा। हमने सब देखा है। अगर अब तू कुछ ऐसा काम करे जिससे हम तुझे कोई कीमती चीज दे, तो वो हम तुझे खुशी खुशी देंगे। जॉइंट फैमिली के लिए मुझे पहले से ही इतनी दिक्कत होती थी खाना बनाने में, अब कुक बहू आ गई है तो मेरा दूर दूर तक कोई नंबर नहीं आएगा। अब मुझे किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। सब लोग नेहा की तारीफ करते हैं और ये बात निधि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद निधि के ससुर मोहन दफ्तर के लिए जा रहे होते हैं तो निधि उन्हें उनका टिफिन देने जाती है। ससुर जी, आप अपना टिफिन लिए बिना ही दफ्तर जा रहे हो, ये लीजिए आपका टिफिन। अरे निधि बहू, तुमने तो नहीं बनाया है ना? अरे नहीं ससुर जी, मैंने तो नहीं बनाया। क्यों, आपको मेरे हाथों का खाना खाना है? अरे बहू, भगवान बचाए तुम्हारे हाथों के खाने से। मैं तो कुक बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगा। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगा तुमने बनाया होगा। अगर तुमने बनाया होता तो मैं तो टिफिन भी नहीं ले जाता। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। मोहन इतना बोलकर दफ्तर चले जाते हैं, लेकिन मोहन की बातें निधि को बहुत चुभती है, इसलिए वो रसोई में आती है जहाँ नेहा खाना बना रही होती है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है। हर कोई तो मुझे भूल ही गया है जैसे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू ही नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? चुप हो जाओ तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम कुक नहीं होती और ऐसे ही कुछ भी साधारण सा खाना बनाती तो मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। निधि काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए अब नेहा बुरा खाना बनाना शुरू कर देती है और निधि को अच्छा खाना बनाना सिखाने भी लग गई थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि सबको खाना परोसती है जो कि सबको अच्छा लगता है। तुरंत नीलम अपने कमरे में चली जाती है और सोने का हार लाकर निधि को पहनाती है। बहू, कुक बहू ने तो दिखा दिया कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उसने दिखा दिया कि उसके हाथों में कितना स्वाद है। हाँ बहू, तूने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। कुक बहू से भी अच्छा खाना है ये। आप सबको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया, लेकिन ये सब बस नेहा की वजह से हुआ है। नेहा अपना खाना खुद ही बेकार बनाती है और मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा रही थी। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। जॉइंट फैमिली की कुक बहू ने सबको अच्छा खाना बनाना सिखा दिया था।